हेलो दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल एजू सर्कल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे रोटेशनल डायनामिक्स का तीसरा पार्ट है जिसमें आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और आज का पूरा वीडियो सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे ही बनेगा। तो आज आप इसमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। सबसे मेन बात है कि हमको ये सीखना पड़ेगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता क्या है। अगर किसी स्ट्रिंग को आप किसी रस्सी में बांध के वर्टिकल डायरेक्शन में अगर उसको रोटेट करवाते हैं या घुमाते हैं तो वो हमारा परफॉर्म करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपने अपने बचपन में ट्राई भी किया होगा, पत्थर को रस्सी में बांध के फिर घुमाते होंगे। तो जो वर्टिकल सर्कल बनाता है, मीन्स एकदम सीधा सर्कल वर्टिकल, जिसको आप देख सके कि पूरा सर्कल बना रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। जैसे कि आपने बड़ा बड़ा झूला देखा होगा, वो हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है हमको कि हमारा जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये यूसीएम तो नहीं होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये सर्कुलर मोशन तो होता है लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होता, क्योंकि इसमें हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी घटती रहती है। इसके ऊपर हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, घटती और बढ़ती है। तो मेरा वीसीएम क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये होता है मेरा नॉन यूसीएम। ये होता है मेरा नॉन यूसीएम मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसमें वेलोसिटी हर पॉइंट पे कम होती है या ज़्यादा होती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक वर्टिकल सर्कल दिया हुआ है। अब हम लोग इसमें थोड़ा बॉडी को रिजॉल्व करते हैं। इसमें हमको केवल 3 पॉइंट की स्टडी करनी है। यहाँ पे हमारा बॉब बांधा हुआ है, ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट बी और ये मेरा पॉइंट सी। अभी मेरा बॉब का मास m है, इसको मैंने हल्का सा फोर्स दिया, इसको वेलोसिटी va से आगे भेजा, तो ये कुछ चल के यहाँ तक आया, वो कुछ दूरी चल के वो यहाँ तक आया। अब यहाँ पे क्या है, मेरे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है, स्ट्रिंग का रेडियस R है मेरा, और ये बॉब का जो मास है mg नीचे की तरफ जा रहा है। अब बॉब के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, सर्कल में घूम रहा है तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है दो में से एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप बॉब के ऊपर बैठे हैं तो आपको कैसा फोर्स फील होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अगर बाहर से देख रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग सारे क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ही लेके सॉल्व करेंगे। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम वो पार्टिकल के जगह पे खुद है और हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे आपको ये चीज़ क्या होगी, फील होगी। तो आप इसको उससे मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स से भी कर सकते हैं, आंसर राइट आएगा। लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे। एक मेन चीज़ आपको यहाँ पर ये समझनी है कि मेरा जो FCP मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो मेरा माइनस होता है, और जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो मेरा प्लस होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि देखिए, अगर मेरे पास एक पार्टिकल मेरा सर्कल में घूम रहा है तो मेरा रेडियस वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। आर डायरेक्शन क्या होता है मेरा, बाहर की तरफ होता है। बट मेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इससे सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस। बट मेरा रेडियस वेक्टर भी बाहर की तरफ होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मेरा क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। इन दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए साइन क्या आ जाएगा, प्लस। समझे कि सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस की होता है, बस। अब ये देखिए, ये यहाँ पे एंगल थीटा बनाएगा, सेम वही एंगल यहाँ पे ये थीटा बनाएगा। और हाँ, ऑलवेज ये जो एंगल है ये वर्टिकल एक्सिस पे ही बनेगा, मीन्स ये वाले एक्सिस पे ही एंगल बनेगा। एंगल कभी इस एक्सिस पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो वर्टिकल एक्सिस पे ही हमारा एंगल फॉर्म होगा। ओके, अब ये देखिए, ये मेरा क्या हो गया, R हुआ, इसका वेट mg। अब ये mg है तो इसके मेरे को क्या मिल जाएंगे, 2 कंपोनेंट मिल जाएंगे। जो कंपोनेंट इससे अटैच होगा वहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, मीन्स ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा होगा। और जो इसके जो मैं इसका 90 डिग्री बनाऊँगा, मीन्स परपेंडिकुलर पे बनाऊँगा, वो मेरा क्या होगा, mg sin थीटा होगा। तो mv²/r + mg cos थीटा मेरे को क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, T = mv²/r + mg cos थीटा। पेन से लिख देता हूँ, T = mv² R + mg cos थीटा। फिर से एक बार, T = mv² R + mg cos थीटा।
अब मेरे को क्या हुआ, टेंशन की एक वैल्यू मिल गई, मेरे को टेंशन की एक वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलती है हमको कि मेरा जो एंगल है, इस मीन्स अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेगा, मतलब ये तो इनिशियली अभी 0 डिग्री के ऊपर, ये इनिशियली क्या इसका एंगल 0 डिग्री है, तो ये ए से बी तक जब जाएगा तो ये 0 से शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा तो कितना एंगल टोटल बनेगा 90 डिग्री, मीन्स 0 से 90 डिग्री। तो ये मेरा टेंशन किस मीन्स ये मेरा जो बॉब है वो इस रीजन में किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मीन्स ये जो है उसका क्या है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ए से बी के बीच में है। मेरी जो टेंशन की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेंशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मेरा स्ट्रिंग कभी स्लैक नहीं होगा, कभी मीन्स ऐसे कहीं बीच में से गिर नहीं जाएगा। मेरा बॉब अगर यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए तो वो कैसा बनाएगा, एक सर्कुलर आर्क को परफॉर्म करेगा, मीन्स वो सर्कल के शेप में तो रहेगा, वो पूरा मोशन नहीं बनाएगा, फिर भी सर्कल का एक आर्क बनाएगा अगर वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। मीन्स ए और बी के बीच में तो टेंशन मेरा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना ध्यान रखना है बस। ओके, तो हमारा इतना हो गया। अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है जो मैंने अभी आपको बोला, वो लिख के ले लो। इफ़ t इक्वल्स टू 0 और t इज़ लेस देन 0, string slacks, it means particle leaves circular motion, particle leaves circular motion। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन टी, अगर ये टेंशन टी मेरा 0 हुआ या 0 से कम हुआ तो मेरा पार्टिकल क्या होगा, सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। बट इस रीजन में मेरा जो टेंशन है वो क्या है, मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा स्ट्रिंग क्या होगा, स्लैक नहीं होगा, सर्कुलर मोशन छोड़ेगा नहीं, वो सर्कुलर आर्क ही बनाएगा लेकिन सर्कुलर मोशन में ही रहेगा वो। ओके, चलो एक और, कैन पार्टिकल लीव सर्कुलर पाथ बिटवीन ए एंड बी। क्या मेरा जो पार्टिकल है वो ए और बी के बीच में सर्कुलर पाथ को छोड़ सकता है, मीन्स स्ट्रिंग मेरा स्लैक होकर गिर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, नो। वो सर्कुलर आर्क ही बनाएगा, लेकिन बनाएगा ज़रूर। सर्कुलर आर्क भी एक टाइप का क्या है, सर्कुलर मोशन है, भले ही हाफ उसे ही। वो मोशन मेरा क्या रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, इतना आप सबने लिख लिया। चलिए देखिए, अब हमको क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है। फाइंड टेंशन T इन टर्म्स ऑफ VA R थीटा G एंड M। ओके, तो हम लोग फिर से डायग्राम बना के लेते हैं अपना। सर्कुलर मोशन पढ़ने बैठे तो एक डिवाइडर हमेशा लेके बैठो आप सब, डायग्राम अच्छा बनता है। ओके, देखो ये मेरा पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब मेरा पार्टिकल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मोशन करके गया। हम लोग को टेंशन की वैल्यू पीछे मिली है, टेंशन की वैल्यू हमको यहाँ पे मिली है, बस उसी को हमको इसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो टेंशन T यहाँ पे था, यह इस साइड क्या था मेरा, ये मेरा mg था, ये थीटा था, ये मेरा mv²/r और ये मेरा प्लस mg cos थीटा था। तो देखिए, ये जो मेरा बॉब है वो एक्सिस से कितना ऊपर है, इतना ऊपर है वो, और ये भी मेरा क्या कर रहा है, थीटा बना रहा है। और ये मेरा क्या है, सर्कल का रेडियस है, मीन्स ये जो इसका कंपोनेंट है वो क्या मेरा रेडियस है। तो ये जो हिस्सा बनेगा वो क्या बनेगा, ये क्या मेरा थीटा से अटैच है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, r cos थीटा। अगर ये मेरा r cos थीटा है और ये पूरा रेडियस है तो इतना हिस्सा क्या बनेगा मेरा, r माइनस r cos थीटा। समझे ना, इतना हिस्सा मेरा क्या बन जाएगा, r cos थीटा, और इतना हाइट कितना बन जाएगा मेरा, ये टोटल रेडियस में से अगर इतना निकाल दूंगा तो इतना मेरे को मिल जाएगा, मीन्स r cos थीटा और ये r माइनस r cos थीटा। ओके, और मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी VA है इसकी,
चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। अब जब पार्टिकल मेरा सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है तो उसके अंदर मेन चीज़ क्या दिखती है हम लोग को कि इसके अंदर ना ही फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी नहीं है इसके अंदर, और इसका जो वर्क डन है वो भी ज़ीरो है। मीन्स इसके अंदर वर्क डन भी मीन्स जो टेंशन टी लगता है वर्क डन वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। टेंशन ज़ीरो नहीं होता, वर्क डन को मतलब हमने टेंशन बोला है, वो क्या होता है मेरा ज़ीरो होता है। मान लो इसको, इसका वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके, जब वर्क डन ज़ीरो है तो मतलब ये जो मेरा होगा इसके अंदर लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब हाइट इस पॉइंट पे कितनी मेरी, इनिशियल पे तो ज़ीरो, तो mgh इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी मेरी हाफ m पार्टिकल की वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू ये mg। अब मेरा इस पॉइंट पे आ गया। और हाँ, एक बात याद रखना, ये जो वेलोसिटी है ना वो इस पॉइंट की वेलोसिटी है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हर जगह पे क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी v है वो इसकी वेलोसिटी है। ओके, चलिए mg। अब हाइट कितनी है इस बॉब की रिस्पेक्ट में, इसके r माइनस आर कॉस थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा प्लस हाफ m v स्क्वायर, तो मुझको मिल गया। चलिए अब इसको सॉल्व करके लीजिए। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m v स्क्वायर ये मेरा 2mg r माइनस आर कॉस थीटा प्लस m v स्क्वायर। अब मैंने दोनों साइड m से भी डिवाइड कर दिया, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g r माइनस आर कॉस थीटा प्लस v स्क्वायर। अब मेरे को v स्क्वायर की वैल्यू मांगती है, तो v स्क्वायर को मैं यहाँ पे मीन्स v स्क्वायर को यहीं छोड़ के बाकी टर्म्स को वहाँ पे लेके जाऊँगा, तो v स्क्वायर माइनस 2g r माइनस आर कॉस थीटा मेरे को मिल गया v स्क्वायर की वैल्यू। और v चाहिए तो मैं क्या v स्क्वायर ही रखते हैं, v नहीं निकालेंगे इसमें से हम लोग। तो मुझे जो टेंशन मिला था, टेंशन टी, वो क्या मिला था मेरे को, एम वी स्क्वायर अपॉन, टेंशन टी क्या मेरा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा है। तो वी स्क्वायर कितना मिला है हम लोग को, ये देखिए, ये हमको वी स्क्वायर मिला है। वी स्क्वायर को उठा के ये वाले इक्वेशन में डाल दीजिए, तो ये एम वी स्क्वायर कितना है मेरा, वी स्क्वायर माइनस 2g, वी स्क्वायर माइनस 2g आर माइनस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब ये जो m को है हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m वी स्क्वायर अपॉन आर, डिनोमिनेटर को भी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, माइनस 2mg r माइनस आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r प्लस mg कॉस थीटा। अब ये मेरा एम वी स्क्वायर अपॉन आर को ऐसे रखते हैं हम लोग। अब इसमें से क्या करते हैं, r कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2mg r कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r प्लस mg कॉस थीटा। तो r से r कैंसिल हो गया मेरा, तो ये कितना बन जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब r से r निकल गया, तो 2mg को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। तो ये टोटल मेरा कितना बन जाएगा, 3mg कॉस थीटा। ओके, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस थीटा इक्वल्स टू t। अब ये जो मेरे को मिला इक्वेशन, थोड़ा अच्छे से और लिख लेते हैं इसको, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस 3mg कॉस थीटा माइनस 2mg टेंशन t। अब ये जो इक्वेशन मिला है मेरे को, ये एप्लीकेबल रहेगा पूरे सर्कल के लिए, एप्लीकेबल फॉर होल सर्कल। मीन्स इस फॉर्मूले की वजह से हम लोग किसी भी पॉइंट का टेंशन निकाल सकते हैं बड़े आसानी से।
ओके, क्योंकि अभी हम लोग अगर ये वाले फार्मूले की बात देखें तो यहाँ पे क्या है mv²/r है। अब ये जो v की वैल्यू है ये तो हर टाइम्स क्या होगी, पोजीशन जैसे इसका चेंज होगा v की वैल्यू भी चेंज होगी। बट जो मेरे va की वैल्यू होगी यहाँ पे, जो मेरा va लिया है मैंने, उसकी वैल्यू इनिशियल पे तो जितनी दे रहेगी उतनी होगी ना, वो तो हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे वैल्यू देने के बाद। तो जो मेरा va² होगा ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, ये फार्मूला निकाला जो पूरे सर्कल के लिए, टेंशन के लिए वैलिडेशन रहेगा इसका। ओके, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ में। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आप बताइए कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है। टेंशन है TA, TB, TC। ऑप्शन बी कितना है, TC इज़ ग्रेटर दैन TB ग्रेटर दैन TA। ऑप्शन सी TA इक्वल्स टू TB इक्वल्स टू TC, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। चलिए आप सब वीडियो पॉज मारिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमको टी की वैल्यू अभी क्या मिली, mva²/r प्लस 3mg cos थीटा माइनस mg माइनस 2mg, हमको मिली इसकी वैल्यू ना। अब हम लोग अगर पॉइंट TA की बात करें, मीन्स मेरा ये वाला पॉइंट, यहाँ पे एंगल मेरा कितना होगा, 0 डिग्री पे होगा, यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा, और यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री पे। तो हमको 3 एंगल लेने, 3 पॉइंट का अगर टेंशन निकालना है तो TA के लिए मेरा जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो TA mva²/r तो मेरा वैसे ही आएगा, प्लस अब cos 0 कितना होता है मेरा, cos 0 होता है मेरा 1, तो ये बन जाएगा मेरा 3mg, तो 3mg माइनस 2mg mg, तो मेरे को तो TA मिल गया मेरा। ओके, अब TB के लिए मेरा थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। TB का थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो TB इक्वल्स टू mva²/r। अब ये जब cos 90 कितना होता है मेरा, cos 90 मेरा 0 होता है, तो ये टर्म मेरा पूरा क्या होगा, 0 बन जाएगा, तो माइनस सिर्फ 2mg बचेगा। ओके, अब TC अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्लस में 2mg और ये 2mg माइनस में, तो ये टर्म तो TA अपने आप बड़ा हो गया। अब TC के लिए थीटा कितना होगा मेरा, 180 डिग्री होगा। तो TC mva²/r। अब cos 0 कितना होता है मेरा, cos 0 1 होता है, तो cos 180 कितना होगा, -1 होगा, बिल्कुल उसका अपोजिट। तो ये मेरा -1, तो 3mg, ये माइनस 3mg बन जाएगा, मल्टीप्लाई होते ही माइनस 2mg। तो ये मेरे को मिल जाएगा mva² r माइनस 5mg TC की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि TA, TB और TC हमको तीनों पॉइंट का टेंशन मिल गया। तो सबसे बड़ा तो ये है क्योंकि ये प्लस में, और ये -2mg ये इससे छोटा, और -5mg ये तो बहुत छोटा। तो हम लोग को जो रिलेशन मिलेगा राइट, तो वो क्या मिलेगा हमको, पहला वाला कि TA सबसे बड़ा है, फिर TB और फिर TC। ओके, चलिए अब टेंशन मिलने के बाद एक पॉइंट फिर से रिवाइज का नोट करके लीजिए कि A और B के बीच में मेरा जो पार्टिकल है, नेवर लीव द सर्कल, माई पार्टिकल इज नेवर लीव द सर्कल। ओके, चलिए ये तो मेरा एक नोट हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी के ऊपर। Which point between B and C has maximum risk where particle can leaves सर्कल। ओके, B से C के बीच में हमको देखना है कि मेरा जो पार्टिकल है वो कौन सा सबसे रिस्की पॉइंट है कि मेरा पार्टिकल सर्कल छोड़ सकता है। चलिए
फिर से हम लोग एक सर्कल बना के देखते हैं। अब देखिए ये मेरा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ओके, तो मेरे को कहाँ देखना है? पॉइंट बी और सी के बीच में देखना है सबसे रिस्की पॉइंट। पॉइंट बी और सी के बीच में क्या देखना है? मेरे को सबसे रिस्की पॉइंट देखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉब को यहाँ पे अपने पार्टिकल को अज्यूम किया और देखा कि ये इसके ऊपर क्या रिजोल्यूशन होता है। तो ये एंगल मैंने माना फाई बनाता है इसके साथ में, और ऑलवेज एंगल टेक विथ वर्टिकल एक्सिस। एंगल हमेशा वर्टिकल एक्सिस के साथ में ही लेना है, कभी गलती से हॉरिजॉन्टल के साथ में मत ले देना, क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो एंगल भी वर्टिकल एक्सिस के साथ में बनेगा। तो स्ट्रिंग के अंदर तो टेंशन टी आएगा, इसके ऊपर बाहर के जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, mv²/r लगेगा। इसके ऊपर लगने वाला वेट mg नीचे होगा। अब अगर ये मेरा 5 है तो ये भी मेरा कितना होगा? 5 होगा बाय अल्टरनेट एंगल 5 होगा। अगर ये मेरा 5 हो गया तो इसके ऊपर टेंशन टी और ये मेरा रेडियस r। बट mg लगने के बाद ये साइड क्या है, इसके थीटा से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? mg cos थीटा। चलो इसको हम लोग बाजू में ना करके देखते हैं। ये मेरा एंगल 5 है, ये पार्टिकल के ऊपर लगा mv²/r, ये टेंशन t, ये वेट mg इसका, ये भी एंगल 5, यहाँ पे mg लगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? mg cos थीटा, क्योंकि ये फाई से इस एंगल से जुड़ा हुआ है, और ये इसका रेडियस r और ये इसका रेडियस r हो गया। ओके, तो हमको समझ गया। तो हमको इक्वेशन क्या मिल गया यहाँ से? mg cos phi प्लस t इक्वल्स टू mv²/r। इक्वेशन क्या मिल गया मेरे को? ध्यान से देखिए, t प्लस mg cos phi इक्वल्स टू mv²/r। तो t क्या मिल जाएगा मेरे को? mv²/r माइनस mg cos phi। ये टेंशन की वैल्यू सबसे ध्यान में रखिए। अभी हम लोग इसी टेंशन की वैल्यू से निकालेंगे कि सबसे रिस्की पॉइंट कौन सा मिलेगा हमको। तो हमको रिस्की पॉइंट किसके बीच में निकालना है? बी और सी के बीच में निकालना है। सो अब यहाँ पे मेन बात ये ध्यान में रखिए कि कंप्लीट सर्कल करने के लिए टी के ऊपर जो टेंशन होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। जो टी के ऊपर टेंशन होना चाहिए टी से 0 से होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सो फॉर कंप्लीट सर्कल जो टेंशन एट सी है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये तो हमको मालूम है कि अगर टेंशन यहाँ पे 0 हुआ तो वो स्ट्रिंग को स्लैक कर सकता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या होगी? अगर हम लोग किसी चीज़ को घुमा रहे हैं राउंड एंड राउंड, तो उसके ऊपर अगर टेंशन इस पॉइंट पे 0 भी हुई, इस पॉइंट पे अगर 0 भी हुई, तो उसके अंदर जो मोमेंटम है, मीन्स जो वेलोसिटी है उसके अंदर, वो उसको आगे लेके जाएगा और टेंशन वापस क्या हो जाएगा? उसका रीगेन। टेंशन एक पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 अगर हुआ भी तो इसके पास जो वेलोसिटी है बॉब के पास, वो इसको आगे लेके जाकर टेंशन दोबारा इसको क्या होगा? रीगेन करवा देगा। तो एट सी even if t is equals to 0, velocity will drive the सर्कल। जो मेरा वेलोसिटी होगा वो सर्कल को पूरा करवा देगा। अब कंडीशन देखिए क्या मिली हमको? t ऑलवेज इज़ ग्रेटर देन 0 पॉइंट सी के ऊपर। तो टेंशन कितना मिला है हमको? mv²/r माइनस mg cos phi इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस अब mv²/r को यहीं रखिए। अब इसको यहाँ पे लेके जाइए तो mg cos phi बन जाएगा मेरा। कैंसिल, r को वहाँ भेज दीजिए तो v² ग्रेटर देन इक्वल टू rg cos 5। तो v क्या मिल जाएगा मेरे को? v इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू √of rg cos 5। मेरे को वेलोसिटी कितनी मिली यहाँ पे? वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया मेरे को। वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू rg cos 5, और वो 5 मेरा क्या होगा? एंगल होगा जो पोजीशन के साथ में बदलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ा? हमारा जो सबसे रिस्की पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी है।
अगर यहाँ पे मेरी टेंशन हुई तो टेंशन को मीन्स उसके पास अगर कोई वेलोसिटी हुई तो उस वेलोसिटी से वो आगे जाकर टेंशन को दोबारा रिगेन कर लेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ज़ीरो होने, अगर मेरी वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा। अगर मेरा पार्टिकल यहाँ से आगे निकल गया, अगर मेरा जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट से आगे निकल गया तो वो सर्कल पूरा कर लेगा। अगर इस पॉइंट के पहले ही कहीं उसका टेंशन ज़ीरो हो गया, इस पॉइंट पे टेंशन ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी उसको बचा लेगा, बट अगर इसके पहले कहीं टेंशन ज़ीरो हुआ तो वेलोसिटी उसको बचा नहीं पाएगा और सर्कल मेरा क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो सबसे रिस्की पॉइंट क्या है, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो सर्कल आराम से वो कंप्लीट कर लेगा बिना किसी दिक्कत के। ओके, तो ये इक्वेशन आपको समझा, v इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू rg cos 5। चलिए अब इसके बाद एक कंसेप्ट निकल के आता है जिसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। आपने शायद स्कूल लेवल में पढ़ा होगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है, क्या क्रिटिकल वेलोसिटी। अब कितनों को तो क्रिटिकल वेलोसिटी ये लगता है कि किसी भी चीज़ को उस लिमिट तक पहुंचाना है जिससे कि वो उसके बाहर निकल सके, वो उसको क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। मीन्स एक लिमिटेशन ऑफ वेलोसिटी वो क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। जैसे कि आपने स्कूल में ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि अगर मेरे को अपने सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर लेके जाना तो मुझे उसको एक क्रिटिकल वेलोसिटी देनी पड़ती है। बट क्रिटिकल वेलोसिटी की रियल डेफिनेशन ये नहीं होती है, वो होती है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सच दैट स्ट्रिंग doesn't slack at any point and tension is always greater than equals to 0। जैसे कि मैंने बोला कि A से B के बीच में क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि A पार्टिकल मीन्स A पॉइंट के ऊपर पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी लगी, पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो B तक पहुंच सके, बस वही होती है मेरे पार्टिकल की क्रिटिकल वेलोसिटी की। उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए या कितनी वेलोसिटी लगेगी, वो मेरी क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। और क्रिटिकल वेलोसिटी मिलने के बाद ये तो सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सच दैट स्ट्रिंग डजंट स्लैक, मीन्स क्रिटिकल वेलोसिटी देने के बाद चाहे वो पॉइंट A से B हो या A से C हो, मेरा स्ट्रिंग क्या करना चाहिए, उतनी वेलोसिटी मिलने के बाद कभी स्लैक नहीं करना चाहिए, स्ट्रिंग मेरा नीचे नहीं गिरना चाहिए एट एनी पॉइंट, जिससे कि वो सर्कल वो आराम से कंप्लीट कर सके। ओके, अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो पॉइंट A है, पॉइंट A से B तक पहुँचने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी लगेगा, फिर पॉइंट B से C तक पहुँचने के लिए भी एक वेलोसिटी लगेगी। तो पॉइंट B क्या ऐसा है, एक बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ क्रिटिकल वेलोसिटी लगेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी क्रिटिकल वेलोसिटी लगेगी, जो कि धीरे धीरे क्या होगी, घटती जाएगी। अगर मेरा पार्टिकल यहाँ तक पहुँच गया तो वो सर्कल आराम से कंप्लीट कर लेगा। अगर वो इसके पहले ही इसकी वेलोसिटी कम हो गई या स्ट्रिंग का टेंशन ज़ीरो हो गया तो वो यहीं से नीचे गिर जाएगा। तो ये सबसे रिस्की पॉइंट होगा मेरा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल को पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी दी जाए कि मेरा स्ट्रिंग जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वो स्लैक नहीं करना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए बस। ओके, तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट C। अब मेरे को इक्वेशन क्या मिला है, v इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू rg cos phi। अब एट C का मतलब है मेरे phi की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। अब हमने जो एंगल लिया है, एंगल जो बनाया है वो इस एक्सिस से बनाया ना, तो मेरा phi यहाँ से बना है, तो बराबर इसके ऊपर अगर मेरा phi हो तो वो कितना होगा, 0 होगा। मेरा phi बराबर इसके ऊपर कितना होगा, 0 होगा। तो cos phi 0 मीन्स cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो वेलोसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू rg। और जो आपके बुक के अंदर लिखा होता है वेलोसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gr। मीन्स अगर मेरे पार्टिकल को इस पॉइंट के आगे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो मिलने वाली वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, √gr होनी चाहिए, जिससे कि मेरा पार्टिकल पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके।
और इसकी वजह से क्या होगा, सर्कल कैन बी कंप्लीटेड। ओके, चलो ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग निकालते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, क्योंकि हम लोग बी से सी के बीच का पढ़ रहे थे अभी तक। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, v इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी आर कॉस फाई। अगर मेरा पॉइंट सी 0 के ऊपर है और मेरा फाई का एंगल है, तो सी ये मेरा कितना होगा, टोटल 90 डिग्री होगा। तो फाई मेरा यहाँ पे क्या हो गया, बी के लिए 90 डिग्री और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। मीन्स मेरा जो ये मेरा वी सी और ये मेरा वी बी, तो मेरा वी बी कितना होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मेरा वी बी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसकी वेलोसिटी नहीं है, हमने सिर्फ बी से सी के बीच का पाथ देखा है, इसके लिए मेरे को बी कितना मिला है, 0 मिला है। अगर हम लोग ए से बी का पाथ का देखेंगे कि अगर मेरे बी की वेलोसिटी 0 से ज़्यादा हुई तो वो सी तक पहुंच जाएगा। बट अगर ये सिर्फ बी की वेलोसिटी किस पाथ के बीच में, बी से सी के बीच में, और अभी हम लोग ए से बी के बीच की भी वेलोसिटी देखेंगे तो दोनों वेलोसिटी क्या होगी, अब बी का ऐसा बीच का पॉइंट है तो दोनों पाथ के लिए बी की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी ना। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड सब की वैल्यू देखें कि स्टैंडर्ड सब की वैल्यू क्या होगी, वो तीनों की अलग अलग होगी। ओके, चलिए अब हम लोग ने ये तो कर लिया। अभी हम लोग क्या करते, ए की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते, ए की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, सर्कुलर मोशन पूरा परफॉर्म करवाना है ना। तो फाइंड वी ए सच दैट पार्टिकल reaches C complete circle। ओके, अब पॉइंट ए और सी मीन्स मेरा पॉइंट जब सर्कल यहाँ पे हो, मीन्स मेरा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट सी में मेरा पार्टिकल जो ए से सी तक पहुँचना चाहिए। तो मुझे उसी के बीच का मीन्स लेना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा इसके अंदर वर्क डन 0 होता है, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर जो एनर्जी है मेरा वो क्या होगा, कंजर्व होगा, वर्क डन 0 होने की वजह से। तो ए और सी के बीच का मैं क्या लूँगा, पॉइंट ए और सी के बीच में मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट सी एंड काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब पॉइंट ए मेरा इनिशियल पॉइंट के ऊपर है, तो एच की वैल्यू तो मेरी 0 होगी, तो ये मेरा 0 प्लस ये मेरा हाफ एम वी ए स्क्वायर यू सी एम जी। अब मेरा जो टोटल डिस्टेंस है ये आर और ये आर, सी का हाइट कितना है इनिशियल पॉइंट से, आर प्लस आर कितना बन जाएगा मेरा 2r, तो एम जी 2r प्लस के सी हाफ एम वी सी स्क्वायर ना, हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एम वी ए स्क्वायर प्लस 2 एम जी 2r प्लस 2 एम वी सी स्क्वायर। अब मैं क्या दोनों साइड m से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू m से डिवाइड कर दूंगा, ये m निकल जाएगा, तो ये 4gr प्लस ये मेरा कितना, हाँ ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नहीं आएगा, m यहाँ से निकल जाएगा, और वी सी की वैल्यू कितनी मेरी gr, तो ये होल स्क्वायर। वी सी देखा हमने अभी, वी सी कितना हमारा gr है। ओके, तो ये 4gr प्लस gr है मेरा, क्या मिल गया मेरे को 5gr मेरे वी ए स्क्वायर की वैल्यू। मीन्स वी ए कितना मिल जाएगा मेरे को, रूट ऑफ 5gr, और वी ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5gr। मतलब मैंने अगर अपने वी ए को 5gr की वेलोसिटी दी, मीन्स अगर मेरे इस पॉइंट पे रूट 5gr की वेलोसिटी हुई तो मेरा सर्कल क्या होगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर इतनी वेलोसिटी नहीं हुई तो मेरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मेरे वी ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 5gr होनी चाहिए। ओके, कितना समझा, चलिए।
अब हम लोग देखते हैं कि हमने बी और सी के बीच का तो देख लिया कि बी की वेलोसिटी बी और सी के बीच में कितनी होगी। अब देखते हैं कि बी की वेलोसिटी जो है वो कितनी होती है, मीन्स बी और सी के लिए बी की वेलोसिटी, तो ए और बी के लिए ए की वेलोसिटी कितनी होगी। बी की डिफरेंट वेलोसिटी है वो हम देखेंगे आगे। फाइंड वी ए सच दैट पार्टिकल रीचेस बी, मीन्स ये जो मेरा सर्कुलर मोशन है, हमने अभी बी और सी का देखा, मेरे बी से सी के बीच में पार्टिकल अगर रीच कर रहा है तो बी की वेलोसिटी कितनी होगी। मीन्स ये इस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं बी और सी के पाथ का। अब जब मेरे को ए और बी के बीच का पाथ का देखना है तो ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा, तो हम लोग ए की वेलोसिटी देखेंगे निकाल के। तो ए और बी के बीच में हम लोग क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ओके, तो यू ए इनिशियल पॉइंट पे हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये मेरा वी बी, मीन्स ये पॉइंट के ऊपर ये डिस्टेंस कितना है मेरा, आ रही है ना, ये डिस्टेंस कितना है मेरा, ये इससे कितना ऊपर है मेरा इनिशियल पॉइंट से, रेडियस का जितना ये क्या है ऊपर है, तो ये एम जी आर प्लस हाफ एम, यहाँ पे वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। चलिए अब अगर हम लोग इसको आगे देखेंगे तो ये मेरा कितना बन जाएगा, मैंने क्या किया दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा एम वी ए स्क्वायर ये मेरा बन जाएगा 2 एम जी आर प्लस एम वी स्क्वायर। अब जब ए से, अब हमने क्या देखा कि मेरा जो बी से सी का पाथ का था ये सबसे रिस्की पॉइंट था। अब मुझे उतनी ही वेलोसिटी चाहिए जिससे मेरा पार्टिकल केवल ए से बी के बीच में ट्रैवल कर सके, बस मुझे सिर्फ उतनी ही वेलोसिटी चाहिए कि मेरा पार्टिकल केवल ए और बी के बीच में ट्रैवल कर सके। तो मीन्स वो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू तो करेगा, सिर्फ यहीं तक पहुँचना चाहिए, वो उसके आगे नहीं जाना चाहिए। मीन्स मुझे ए की वेलोसिटी उतनी निकालनी है कि मेरा पार्टिकल बी तक पहुँच जाए। मीन्स बी के पहुँचने के बाद बी की जो वेलोसिटी वो क्या बन जाएगी, 0। बी की जो वेलोसिटी वो कितनी बन जाएगी मेरी, 0 बन जाएगी, तो वी भी मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो एम वी स्क्वायर, तो ये जो मेरा वी बी है, मीन्स जिसको मैं यहाँ पे सिर्फ वी डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। 2 एम जी आर ये मेरा एम वी ए स्क्वायर, मैंने क्या किया दोनों साइड एम का डिवाइड कर दिया, तो वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जी आर, मीन्स वी ए कितना मिल गया मेरे को, √2 जी आर, ये मेरे वी ए की वैल्यू, और वी ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 जी आर। आई होप आपको समझा होगा। मुझे ए की उतनी वेलोसिटी चाहिए कि वो सिर्फ बी तक जा सके। देखिए हाँ, यहाँ पे लिखा होगा फाइंड वी ए सच दैट पार्टिकल रीचेस बी, मीन्स मुझे ए की उतनी वेलोसिटी चाहिए ए पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की कि वो सिर्फ बी तक जाना है, सी तक नहीं पहुँचना उसको। ये केस दूसरा है कि फाइंड वी ए सच दैट पार्टिकल रीचेस बी, बी तक पहुँचने के लिए उसको कितनी वेलोसिटी लगेगी, 2 जी आर, कितनी वेलोसिटी लगेगी, 2 जी आर लगेगी उसको। ओके, चलिए अभी हम लोग अपना जितने भी केसेस पढ़ के लिए उन सबको एक बार हम लोग रिवाइज करके लेते हैं, जितने भी केसेस हमने लिखे हैं। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो भी हमने देखे अभी तक, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन हमारा, अगर वी ए मेरा 5 जी आर से कम हुआ, अगर मेरा वी ए 5 जी आर से कम हुआ, मेरा जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर आर्क बिटवीन ए एंड बी, वी विल become 0 before reaches B and tension is not equal to 0 and string never slacks, means T is always positive। हमने इतना देखा कि अगर मेरा पार्टिकल
की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 5√5 से ज़्यादा होनी चाहिए पूरा सर्कल परफॉर्म करने के लिए। अगर उसकी वेलोसिटी 5√5 से कम हुई तो वो बी तक तो पहुँचेगा नहीं, उसकी वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी, पहुँचने से पहले ही 0 हो जाएगी। तो वहाँ से वो पॉइंट वापस आएगा, फिर यहाँ पे वो क्या होगा, एक सर्कुलर आर्क में घूमता रहेगा। वो क्या होगा, एक सर्कुलर आर्क में घूमता रहेगा। बट टेंशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और वहाँ पे सारे एंगल्स क्या मिले थे हम लोग को, पॉजिटिव मिले थे। तो वहाँ पे टेंशन ऑलवेज पॉजिटिव और स्ट्रिंग नेवर स्लैक्स। इस क्वाड्रेंट के अंदर मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो स्ट्रिंग मेरा कभी स्लैक नहीं करेगा, मीन्स ए के बीच में स्ट्रिंग कभी स्लैक नहीं होगा। ये याद कर लो। अगर वी ए की वैल्यू प्रॉपर 2GR हुई, वी ए की वैल्यू प्रॉपर 2GR हुई तो क्या होगा, particle moves in circular arc from A and B। मीन्स वो पार्टिकल सिर्फ B तक पहुंचेगा और उसके बाद पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जो VB की होगी वो क्या बन जाएगी, 0 पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी। मीन्स B पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी और स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन 0 एंड मेरा जो स्ट्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग मेरा स्लैक करके गिर जाएगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्लैक ना करे बट और ए और बी के बीच में ही रहे तो उसके लिए वेलोसिटी 5GR इससे कम होनी चाहिए। और अगर मेरा स्ट्रिंग स्लैक कर रहा है मीन्स उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2GR है, जो बी पे पहुंचने के बाद 0 हो गई। ओके, चलिए अब थर्ड केस। अगर मेरे वी ए की वेलोसिटी 5GR से ज़्यादा हुई, वी नेवर become 0 and t is not equal to 0, टेंशन मेरा 0 के बराबर कभी नहीं होगा और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। क्योंकि अगर वो हाईएस्ट पॉइंट सी के ऊपर अगर 0 हुआ भी तो उसके अंदर जो मोमेंटम होगा उस मोमेंटम की वेलोसिटी से वो आगे सर्कल को ड्राइव करके लेके जाएगा। ओके, चलो एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसके बाद, पहले फोर्थ वन देख लो। वी ए मेरा कितना है, 5GR है और वी सी मेरा कितना है, √GR है और टेंशन एट सी इक्वल्स टू 0, तो भी मेरा सर्कल क्या होगा, कंप्लीट होगा। अगर ये तीनों कंडीशन होगी मीन्स मेरा वेलोसिटी मैंने 5GR बरोबर दिया, सी पॉइंट पे भी वेलोसिटी GR मिली उसको, उसके बराबर है, उससे ज़्यादा मिली, तो भी अगर मेरा टेंशन सी 0 हुआ तो भी उसके वेलोसिटी की वजह से मीन्स उसके अंदर जो मोमेंटम होगा उसकी वजह से उस पार्टिकल का वेलोसिटी उसको आगे ले जाके सर्कल को ड्राइव करके पूरा करवा देगा। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट ये नोट करके लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2GR लेस देन VA एंड VA इज़ लेस देन 5GR। अगर ये मेरा केस आए कि मेरे VA की वेलोसिटी √5GR से छोटी है और 2GR से बड़ी है तो सो पार्टिकल लीव्स सर्कल बिटवीन B to C, velocity never becomes 0 and tension T never becomes 0 and string slacks, particle takes parabolic path at that point means अगर मेरा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बट उसकी वेलोसिटी वो यहाँ से छूटा, उसकी वेलोसिटी क्या है, VA जो मेरा है वो 2GR से बड़ा है, मीन्स मेरा पार्टिकल इसके आगे तो जाएगा लेकिन वो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्या है, VA जो है मेरा छोटा है किससे, √5GR से। उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए तो यहाँ पे √5GR मेरे को देना ही पड़ेगा। अगर मैंने उससे कम फोर्स दिया उसको कम फोर्स दिया VA को अगर इससे कम फोर्स दिया तो मेरा पार्टिकल यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा। बट अगर 2GR मेरा जो VA है वो 2GR से बड़ा है, जो B तक पहुँचाता है उसको, तो फिर वो उसके आगे तो लेके जाएगा लेकिन वो उसको फिर से वापस लेके आ जाएगा। और जब उसको फिर से वापस लेके आ जाएगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सा पाथ
बना रहा है। ये कौन सा पाथ बना रहा है? ये पैराबोलिक पाथ है मेरा। इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। आपने स्कूल मीन्स आपने 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोलिक पाथ लिखते हैं। चलिए आप इसको फटाफट लिख के ले लीजिए। चलिए अब हमने क्या किया, पॉइंट ए की वेलोसिटी देखी कितनी है, वी ए की वेलोसिटी कितनी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 GR। पॉइंट सी की वेलोसिटी कितनी है, √GR। तो हम लोग को अब क्या करनी है, बी की वेलोसिटी निकालनी है। किसकी वेलोसिटी निकालनी है हमको? बी की वेलोसिटी निकालनी है। देखते हो बी की वेलोसिटी क्या होती है। चलिए हमको क्या करना है, वी बी की वैल्यू निकालनी है। अब मेरा जो पार्टिकल है उसको मेरे को पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है। हम लोग को ए और सी की जो भी वैल्यू मिली है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा सकती है, उतनी सफिशिएंट वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो बी की भी हमको उतनी सफिशिएंट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो पार्टिकल मेरा ए से बी तक पहुँच जाएगा, तो बी से सी तक पहुँचना चाहिए। तो मीन्स उसको बी से सी तक पहुँचने के लिए जितनी वेलोसिटी लगेगी वो हमारी क्या होगी, वी बी होगी, और वो हमको फाइंड करना है। सब रूट में मिले तो ये भी जाहिर सी बात है, हमको रूट में मिलेगा तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी मींस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो बी और सी के बीच में लगाएंगे। बी और सी के बीच में लगाएंगे हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। अब यहाँ पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी एट बी, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे को मिलेगा वो 0 मिलेगा। यहीं पे मैं ले रहा हूँ ना, मीन्स मैं यहीं से क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये तो 0, फिर ये मेरा हाफ एम वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू सी मेरा कितना है, ये मेरा पार्टिकल है, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से आर डिस्टेंस पे, मीन्स एम जी आर प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो ये मेरा एम वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2mgr प्लस एम वी सी स्क्वायर मेरे को मिल गया। ओके, देन इक्वल्स टू मैंने क्या किया, फिर m का डिवाइड कर दिया। तो ये वी बी स्क्वायर, ये मेरा 2gr प्लस, अब वी सी स्क्वायर, वी सी की वैल्यू कितनी मेरी, gr द होल स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा मेरा 2gr प्लस gr, ये बन जाएगा मेरा 3gr, ये मेरा वी बी स्क्वायर। तो वी बी कितना मिल जाएगा मेरे को, √3gr, ये मेरा वी बी मिल गया। √3gr और वी बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √3gr। अभी भी आपको शायद अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी वी बी मेरा 0 कैसे हुआ, मैंने सिर्फ यहीं से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है। कहाँ पे, सिर्फ इन दोनों पॉइंट के ऊपर, पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट हुआ। अगर पॉइंट मेरा यहीं से चलना शुरू करा तो उसका डिस्टेंस क्या है, खुद के लिए 0 है उसकी हाइट इनिशियल पॉइंट के ऊपर। जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट के लिए हमारी हाइट क्या थी, 0 थी, तो वो यहाँ के लिए भी हाइट कितनी होगी, 0 होगी। और यहाँ पे जाके इसकी हाइट कितनी बन जाएगी, r ऊपर है ये। ओके, तो उसको पुट किया, बस कैलकुलेशन कर दिया। तो हमको क्या हुई, 3 मेजर वेलोसिटीज़ मिल गई। कौन सी, वी ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5gr, वी बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √3gr और वी सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gr। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट केस जो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे वी ए की वेलोसिटी 2gr और 5gr के बीच में पड़ती है तो वो कौन सा पाथ बनाती है, पैराबोलिक पाथ बनाती है। ओके, चलिए अगर आपको ये लेक्चर का आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 4 करेंगे। ओके, बाय।